नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से कहा, वे कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा, सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति और कोविड बिस्तर बढ़ाने के लिए प्रयासरत। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने कोरोना रोगियों की किफायती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क समाप्त किया। भारत में कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए 13 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में कोविड टीका लगाएगी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 70 करोड़ डोज की। भारत और अमेरिका अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। भगवान राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रामनवमी का पर्व आज देश भर के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है, कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे लॉकडाउन पर केवल अंतिम उपाय के रूप में विचार करें। कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से बचाव के छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है और केंद्र और राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सभी जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मचारियों और पुलिस की प्रतिबद्धताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुछ शहरों में कोविड के बड़े विशेष अस्पताल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने 2 टीकों से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू किया गया। साथियों, वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी
उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में देशवासियों के लिए टीके विकसित किए हैं और हमारे टीके भारत की कोल्ड चेन प्रणाली के अनुकूल हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। प्रधानमंत्री ने लोगों के दर्द को भी साझा किया और उन परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जिन्होंने कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खोया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से समितियों का गठन करने और अपने अपने क्षेत्रों में कोविड प्रशासनिक उपायों में मदद देने का आह्वान किया ताकि कंटेनमेंट या लॉकडाउन की कोई आवश्यकता न पड़े। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन के परिवहन के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर आयात करने और देश में ऑक्सीजन की कमी से निपटने में मदद के लिए टाटा समूह के प्रयासों की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनता एकजुट होकर कोविड से मुकाबला करेगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके कोरोना योद्धाओं के आश्रितों को पूरी सुरक्षा प्रदान की है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की सालाना 70 करोड़ डोज तैयार करने के लिए हैदराबाद और बेंगलुरू में विभिन्न इकाइयों में उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है। सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम राशि के तौर पर लगभग 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान करने की सोमवार को स्वीकृति दी थी। इन कंपनियों में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का उत्पादन कर रहा है। यह कदम 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू होने से पहले उठाया गया है। एक रिपोर्ट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 20 करोड़ डोज और भारत बायोटेक 9 करोड़ डोज की आपूर्ति जुलाई तक सरकार को करेंगे। यह आपूर्ति पहले से तय कीमत 150 रुपए प्रति डोज की दर पर ही की जाएगी। भारत बायोटेक का कहना है चरणबद्ध तरीके से उत्पादन बढ़ा दिया गया है। कंपनी ने कहा है उसके पास विशेष BSL 3 इकाइयां होने के कारण कम समय में वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। यह भारत में अपनी तरह का पहला विनिर्माण संयंत्र है। भारत बायोटेक ने कहा है उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य देशों में ऐसी कंपनियों के साथ भागीदार की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं, जिनके पास सुरक्षित माहौल में व्यावसायिक स्तर पर इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन तैयार करने की विशेषज्ञता है। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया। केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों को किफायती चिकित्सा सुविधा देने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। इस कदम से दवा की आपूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी और मरीजों को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रेमडेसिविर की मुख्य सामग्रियों, इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष तत्वों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश इस वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और केंद्रीय फार्मास्यूटिकल सचिव ने
कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दवाओं के इस्तेमाल के मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की। फार्मास्यूटिकल सचिव ने बताया कि रेमडेसिविर को मध्यम और गंभीर लक्षण वाले उन मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की अनुमति दी गई है जिन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपयुक्त मानदंड के आधार पर राज्यों को रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित करने का काम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में कोविड टीका लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से टीकाकरण कार्यक्रम को आगे ले जाएगी। उधर बिहार में कल कोविड संक्रमण के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए और इससे मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई। राज्य में कल 10,455 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 98 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,841 हो गई है। पटना में सबसे अधिक 2,186 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 55,354 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर में भी कमी आई है और यह अब 82.99% हो गई है। इस बीच कल 93,000 लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 61,68,593 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए कर्फ्यू की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोरोना से संबंधित कोर समूह की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनता कर्फ्यू का प्रभावी कार्यान्वयन प्रत्येक शहर, प्रत्येक गली और गांव के लिए आवश्यक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए कल नए दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब राज्य में 10% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। इसी तरह किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए इन निर्देशों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस बीच राज्य में घर पर आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों को उनके घर पर ही आवश्यक दवाओं की किट और निर्देश पुस्तिका उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड-19 से 12,727 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 8,937 लोग स्वस्थ हुए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए छुट्टी से लौट रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों की प्रवेश स्थलों पर कोविड जांच कराने का फैसला किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य सशस्त्र बलों के सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में राज्य के माओवादियों से प्रभावित इलाकों में तैनात किए जाते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के कलेक्टरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेते हुए उन्हें निर्देश दिए हैं कि छुट्टी से लौटने वाले पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की एंट्री प्वाइंट पर ही कोविड जांच सुनिश्चित की जाए और इसके बाद उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन में रखने के बाद ही उनके कैंपों में जाने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि छुट्टी से लौटने वाले जवान कैंपों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनरेगा और लघु वनोपज संग्रहण के कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में कल कोरोना संक्रमण से 12,206 मामले दर्ज किए गए। अहमदाबाद में सबसे अधिक 4,631, जबकि सूरत में 1,553 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 4,339 मरीज स्वस्थ हुए और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कोविड संक्रमण फैलने से रोकने और मरीजों के इलाज के लिए कई उपायों की घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कल रात सोशल मीडिया द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने कहा कि अब सभी छोटे अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम कोविड के मरीजों का उपचार कर सकेंगे। इसके लिए अब राज्य सरकार की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें सिर्फ जिला अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करना होगा। राज्य के सभी सरकारी अस्पताल के सभी मानद कर्मचारियों को महीने का 20,000 रूपये का मानद वेतन अगले 3 महीने तक दिया जाएगा। श्री रूपाणी ने राज्य के सभी चिकित्सा और उपचार कर्मचारियों को मानद वेतन से सरकारी अस्पतालों में काम करके राज्य सरकार के प्रयासों को बल देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद, वडोदरा, कच्छ और जामनगर के सैन्य अस्पतालों में कोविड के मरीजों को भर्ती करने के लिए बातचीत चल रही है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली में कल कोरोना से सबसे अधिक लोग संक्रमित पाए गए। दिल्ली सरकार ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 28,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमित लोगों की संख्या 9 लाख से अधिक हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर ने पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। संक्रमण की दर अब तक के सर्वोच्च स्तर 32.82% तक पहुंच गई है। संक्रमण से कल 277 लोगों की मृत्यु हुई। राजधानी में इस समय 85,575 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 19,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और अब तक 26 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रवासी कामगारों से अपील की है कि वो कोरोना से डर से शहर न छोड़ें। श्री बैजल ने कहा, सरकार इस महामारी के दौरान उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी संभव सहायता देने को तैयार है। उपराज्यपाल ने कहा कि श्रमिकों और कामगारों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उधर महाराष्ट्र में कोविड की गंभीर स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 62,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में उपचार करा रहे कोविड रोगियों की संख्या 6,84,000 के ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि आज रात से राज्य में सख्त तालाबंदी की जाएगी, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री आज करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों के लिए टीकाकरण तेज करने का फैसला किया है और कहा कि जरूरत पड़ने पर केंद्र से अनुमति लेकर वो विदेश से भी वैक्सीन खरीद सकते हैं। रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति की कमी के बारे में महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगाने ने कहा कि दवाओं की आपूर्ति आज से सुव्यवस्थित होने की संभावना है। चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए शिंगाने ने कहा कि जिला प्रशासन को प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। एक अभूतपूर्व कदम में राज्य ने 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और कक्षा 12वीं परीक्षा को स्थगित कर दिया है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में राजधानी भुवनेश्वर और कटक में सभी धार्मिक स्थल आज से श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। दोनों शहरों के नगर निगमों ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा है कि केवल आवश्यक धार्मिक कार्यों की ही अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए नए उपाय किए हैं। इसके लिए भुवनेश्वर और कटक में आम जनता के दर्शन के लिए मंदिरों को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी परिवहन कार्यालयों में कल से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षण बंद कर दिया है। इसके अलावा राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में इस हफ्ते से सप्ताहांत बंदी लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सभी जिला कलेक्टरों को अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य में बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासियों की स्थिति से निपटने से तैयार रहने को भी कहा है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से ममता किरण। पुद्दुचेरी में कोविड संक्रमण के हाल में बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक पूर्ण बंदी लागू करने का निर्णय लिया गया है। उपराज्यपाल डॉक्टर टी सुंदरराजन की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से कहा वे कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा, सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति और कोविड बिस्तर बढ़ाने के लिए प्रयासरत। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने कोरोना रोगियों को किफायती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क समाप्त किया। भारत में कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए 13 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में कोविड टीका लगाएगी।
भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की सालाना 70 करोड़ डोज तैयार करने के लिए हैदराबाद और बेंगलुरू में विभिन्न इकाइयों में उत्पादन क्षमता बढ़ाई। भारत और अमेरिका अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। भगवान राम के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रामनवमी का पर्व आज देश भर के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान कल होगा। मतदान की सभी तैयारियां की जा रही हैं। मतदान कल सवेरे 7 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। कल छठे चरण में 4 जिलों में 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 27 महिलाओं समेत 306 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस, वामपंथी दल और उनके गठबंधन सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के झंडे तले चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 1000 तक सीमित कर दी है। घर या अस्पताल में पृथकवास में रह रहे कोविड की पुष्टि वाले या संदिग्ध रोगियों को डाक मतपत्र की सुविधा दी गई है। दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी डाक से वोट दे सकेंगे। सभी मतदान केन्द्रों पर पेयजल, प्रतीक्षालय, शौचालय, रोशनी की उचित व्यवस्था, दिव्यांगजनों के लिए उचित रैंप जैसी अनिवार्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। भारत और अमेरिका ने अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के प्रयासों में तालमेल करने पर सहमति व्यक्त की है। अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमरीकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन ने अफगानिस्तान में स्थिरता के प्रयासों में दोनों देशों के बीच समन्वय पर सहमति जताई। अमरीका और नेटो ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटाने की घोषणा की है। प्रवक्ता ने बताया कि श्री ब्लिंकेन ने डॉक्टर जयशंकर से बात की और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दोनों देशों के संबंधों और सहयोग के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अफगानिस्तान में स्थायी शांति और वहां की जनता के विकास के लिए घनिष्ठ समन्वय के साथ काम करने पर सहमत हैं। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बातचीत में म्यांमार में लोकतंत्र बहाली, कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा अधिकारी तंत्र काफी मजबूत है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सिविल सेवा के अधिकारियों ने लोक सेवा के क्षेत्र में पेशेवर तरीके से उत्कृष्टता बढ़ाई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल कर्मचारी मयूर शिल्के को वीरतापूर्ण कार्य के लिए 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की है। मयूर को इस महीने की 19 तारीख को अद्भुत साहस दिखाते हुए प्लेटफॉर्म से रेल पटरी पर गिर गए एक बच्चे का जीवन बचाया। अपनी जान की परवाह न करते हुए मयूर ने पटरी पर जाकर सामने से आते हुई ट्रेन से बच्चे को बचाया और उसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। मयूर शिल्के मध्य प्रदेश रेलवे के मुंबई डिवीजन के वांगनी रेलवे स्टेशन पर पॉइंट्समैन के रूप में काम करते हैं। रामनवमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने रामनवमी पर अपने संदेश में कहा कि ये पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। न्याय और मानवीय गरिमा के लिए सतत प्रयास करते रहने के हमारे संकल्प को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों से संबल मिलता है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि रामनवमी का पर्व हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श जीवन का स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि आज रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सबके लिए यही संदेश है कि हम सभी मर्यादाओं का पालन करें। रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। और अब खेल समाचार। आईपीएल
क्रिकेट में कल अमित मिश्रा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 137 रन बनाए। 7 ओवर में 67 रन पर 2 विकेट खोने के बाद मुंबई की पारी लड़खड़ा गई। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 44 रन और सूर्य कुमार ने 24 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट पर 138 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि पृथ्वी शॉ के जल्दी आउट होने पर दिल्ली की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही, पर उसके बाद शिखर धवन ने 45 और स्टीव स्मिथ ने 33 रन बनाकर मैच को संभाला। दिल्ली के अमित मिश्रा ने 24 रन देकर 4 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच रहे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश को सभी अखबारों ने अलग अलग सुर्खियां दी हैं। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन अंतिम विकल्प, देश को इससे बचाना है। नवभारत टाइम्स ने मजदूरों के पलायन को रोकने के प्रधानमंत्री के आग्रह को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने केंद्रीय गृह सचिव के इस अनुमान को दिया है, कोरोना से लड़ाई में 3 हफ्ते निर्णायक। राजस्थान पत्रिका की ये खबर ध्यान खींचती है, टीके से नहीं वायरस से डरें। पत्र लिखता है, भय दूर करें, मन का भ्रम टालें, बारी आए जब वैक्सीन लगवा लें। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, केंद्र सरकार ने कहा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कल से बंद, सिर्फ मरीजों को मिलेगी ऑक्सीजन। जनसत्ता ने स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को दिया है कि कोरोना काल में एम्स से बहुत उम्मीदें। राष्ट्रीय सहारा ने वित्त मंत्री के इन शब्दों को प्रमुखता से दिया है, कोविड महामारी के बीच उद्योग और सरकार के बीच भरोसा जरूरी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से कहा वे कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति और कोविड बिस्तर बढ़ाने के लिए प्रयासरत। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने कोरोना रोगियों को किफायती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क समाप्त किया। भारत में कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए 13 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में कोविड टीके लगाएगी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की सालाना 70 करोड़ डोज तैयार करने के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु में विभिन्न इकाइयों में उत्पादन क्षमता बढ़ाई। भारत और अमेरिका अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। भगवान राम के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रामनवमी का पर्व आज देश भर के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।